अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज शहर के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। वह इसी दरमियान हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 8 और 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट शदीद तरीन बारिश की निशानदही करता है, जबकि रेड अलर्ट शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाल मगरिब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अजला बशमूल कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोत्तगुडम, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव और सिद्दीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी की है। ख़वातीन वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निका ज़रीन ने एक मरतबा फिर तारीख रकम की है। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका के खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। टूर्नामेंट में 48 to 50 किलो के मुकाबलों में फ्लाइंग के ज़मरे में उन्होंने फाइनल में आयरलैंड की खिलाड़ी कार्ली मोकनाल को शिकस्त से 2-4 करते हुए सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बर्मिंघम में मुनक्किदा कॉमनवेल्थ गेम्स के खवातीन बॉक्सिंग फाइनल में तेलंगाना की बॉक्सर निका ज़रीन के गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने निका ज़रीन को मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि निका ज़रीन की जीत से तेलंगाना की शान एक बार फिर दुनिया में फैल गई है। केसीआर ने इस बात का अदा किया कि रियासती हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सोने का तमगा जीतने वाली निका ज़रीन से शख्सी तौर पर फोन पर बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। केसीआर ने निका ज़रीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने गोल्ड मेडल हासिल करके हिंदुस्तान की इज्जत में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और दीगर रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुंतज़मीन ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मीटिंग में शरीक नहीं हुए। मीटिंग में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर भी मौजूद थे। मीटिंग में अगले साल मुल्क में होने वाले G20 इजलास की तंजीम और रियासतों के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसका मकसद मरकज और रियासतों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान वफाकियत के जज्बे के साथ माहौल पैदा करना, अमृत महोत्सव के दौर में मुल्क की तरक्की के सफर में दरपेश चैलेंजों की निशानदेही करना और उनका हल तलाश करना था।
मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग के इजलास में गैर हाजिर होना मुल्क के विफाकी ढांचे के मगायर है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए नीति आयोग पर कीचड़ उछालना चीफ मिनिस्टर केसीआर को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव नीति आयोग की कारकर्दगी पर सवाल करते हुए उसे बदनाम ना करें। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने फर्जंद को चीफ मिनिस्टर ना बनते हुए देखकर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं। हालिया दिनों से केसीआर को मुसलसल शिकस्त हो रही है, इसलिए वो मोदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया, दलित को सीएम बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ, गरीबों को डबल बेडरूम के मकानात और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गरीबों के लिए मकानात की तामीर के लिए फंड जारी किए थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया। मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स देने तैयार है। 2015 में मरकज में मकानात की तामीर के लिए फंड जारी किए गए थे, लेकिन अब तक मकानात तामीर नहीं हुए। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी से समाज का एक तबका भी मुतमईन नहीं है। आइंदा इंतखाबात में टीआरएस को अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाली है। విమర్శించడం కోసం పంజాబ్కి వెళ్ళి తెలంగాణ రైతులకు చెందాల్సినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకు చెందాల్సిన డబ్బు ఆయన పంచాడు. రామగుండంలో రైతుల కోసం 6,200 కోట్లతో యూరియా పరిశ్రమ స్థాపించారు. మీరు కొద్దిగా కూడా మనసు ఉండాలి మీ ప్రభుత్వానికి. యూరియా ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటే నోటీసులు ఇచ్చి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభోత్సవానికి వస్తారు పేపర్లో వస్తే, ఇటీవల పర్యటనలో ఆ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తే నోటీసులు ఇచ్చి పొల్యూషన్ పేరు మీద ఫ్యాక్టరీని మూసేయించిన చరిత్ర మీది. జై కిసాన్ పేరుతో రైతులకు యూరియా ఇచ్చేటువంటి పరిశ్రమను కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ పరిశ్రమను, అది ప్రజల ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల పరిశ్రమ, దాన్ని మూసేయించారు మీరు. ఇంత రాజకీయమైనటువంటి దురుద్దేశంతో వ్యవహరించేటువంటి మీరు ఏ రకంగా ఈరోజు రామగుండం పరిశ్రమకు నోటీసులు ఇచ్చారు? మీరు ఆయిల్ ఫామ్ గురించి మాట్లాడాడు నిన్న. ఆయిల్ ఫామ్ రైతులు ఏమైపోతున్నారు, చాలా పేరు పడుకోవచ్చాడు. అదే ఆయిల్ ఫామ్ రైతులకు మేము ఈరోజు 1,100 కోట్లకు 11,000కు పైగా కోట్లు గత సంవత్సరం మేము పిఎల్ఐ ప్రొడక్షన్ లింకేజెస్ ఇన్సెంటివ్స్ మేము ప్రకటించాం. మీరు ఏమైనా ప్రకటించారో చెప్పండి. పోనీ మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున దేశవ్యాప్తంగా ఫామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి రైతుల యొక్క ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం కోసం విదేశాల నుంచి ఫామ్ ఆయిల్, ఇది చెప్పాను, విదేశాలను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన కారణం వస్తుంది. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మేము వరుసగా దిగుమతులు తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि नीति आयोग ने बीजेपी हुकूमत की तायद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बयान की मजम्मत की है, जो बाइस शर्म है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीति आयोग की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाया और बताया कि नीति आयोग एक बेकार और गैर कारकर्द इदारा है, जिसकी सिफारिशात पर मरकजी हुकूमत अमल नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने ये उज़र बताते हुए इतवार को मुनक़िद नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर ने नीति आयोग की कारकर्दगी की जो खलाई खोली थी, इसका जवाब नीति आयोग ने रास्त तौर पर ना देते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत का दिफा करते हुए बयान दिया है, जो ताज्जुब खैज़ है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नीति आयोग से जो सवालात किए थे, उसके जवाबात ना देते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर पर गलत बयानी का इल्जाम आयद किया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग हक़ाइक़ पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। नीति आयोग की जानिब से कई स्कीमात के लिए फंड्स जारी करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब तक फंड्स जारी नहीं किए। मिशन भागीरथता के लिए 24,000 करोड़ की सिफारिश की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने नीति आयोग की सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया। इस तरह के कई मौक़ों पर
नीति आयोग ने मरकजी हुकूमत को मुख्तलिफ स्कीमात के लिए फंड्स की सिफारिश की थी, लेकिन मरकज ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया। इसी तरह नीति आयोग की हुकूमत की नज़र में क्या कदर रह गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को अभी भी कई करोड़ रुपए के फंड्स बाकी हैं। इसके लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की गई जो ला हासिल रही। हरीश राव ने कहा कि इंदिरा गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह की हुकूमतें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात पर लाजमी तौर पर अमल करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आने के बाद मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की की राह पर गामजन तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की जानिब से की गई सिफारिशात पर मोदी हुकूमत अमल नहीं कर रही है। ऐसे में नीति आयोग के जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर पर तनकीदें करने के बजाय मोदी हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि वो क्यों उनकी सिफारिशात पर अमल नहीं कर रही है। రెండో విషయం కూడా నీతి ఆయోగ్ ఏమంటుందంటే నిన్న వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనలో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి డెవల్యూషన్ మేము 32% నుంచి 42%కి పెంచాం, రాష్ట్రాలకు నిధులు బాగా ఇచ్చాం అని కూడా నిన్న ఒక ప్రకటన విడుదల చేసినారు. కొన్ని అంకెలు కూడా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఇది పూర్తిగా సత్యదూరం, పూర్తిగా ఇది వాస్తవాలకు దూరమైనటువంటి ప్రకటన. ఎందుకు అంటే ఇది మేం చెప్పడం కాదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ 15వ ఆర్థిక సంఘం కూడా ఇది తప్పు అని చెప్పింది. కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, రాష్ట్రాలకు 42% నిధులు ఇవ్వడం లేదు అని కాగ్ తప్పు పట్టింది, 15వ ఆర్థిక సంఘం తప్పు పట్టింది. ఇవి నేను చెప్తున్న విషయం కాదు ఇది. కానీ నీతి ఆయోగ్ ఏం చెప్తుంది, మేము 32 నుంచి 42కు పెంచినాము, రాష్ట్రాలకు నిధుల కేటాయింపులు పెంచినాము అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ టోటలీ ఫాల్స్, రాంగ్. ఎట్లా? ఎందుకు అంటే సెస్ల రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన డబ్బును వీరు సెస్ల రూపంలో వసూలు చేసి రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే డెవల్యూషన్ లో కోత పెట్టారు. ఇది వాస్తవంగా ఇది మీరు ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్, ఇది నాది కాదు, ఇది ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్ లోని పేజ్. ఇది 15వ ఆర్థిక సంఘం స్పష్టంగా చెప్పింది, మీరు సెస్సులు పెంచిండ్రు, సెస్సులు పెంచడం ద్వారా ఇది ఈ రికమెండేషన్ ఇచ్చేది 2020-21 మధ్యలో ఇచ్చినారు. అప్పటికే 19 वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुलाकात पर तजस्सुस पाया जाता है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस के मौके पर मुल्क की सतह पर मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में मुलाकात की। मरकजी हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू को इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया था। दोनों कायदीन ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में पहली मरतबा एक दूसरे से मुलाकात की और बातचीत की। चंद्रबाबू से मोदी ने इस इजलास के बाद अलहदा मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 15 मिनट जारी रही। इन दोनों रहनुमाओं में तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात ने सियासी हलकों में तजस्सुस पैदा कर दिया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रियासत के बुनकरों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए रियासत के बुनकरों के काम की सताइश करते हुए कहा कि बुनकर हमारी रियासत के लिए हकीकी फख्र है। उन्होंने तेलंगाना और मुल्क की बासलाहियत बुनकरों को उनके कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। साथ ही केटीआर ने 1 मिनट 47 सेकंड की वीडियो भी पोस्ट की। इस वीडियो में, जिसको अब तक कई अफराद ने देखकर सताइश की, उसमें बुनकरी के फन, दस्तकारी की सनत को हिंदुस्तान के कदीम और बड़ी पारचाजात की सनतों में से एक करार दिया गया। इसके जरिए कई मिलियन बुनकरों को रोजगार हासिल हो रहा है, क्योंकि इस सनत के जरिए हाथ से बेहतरीन कपड़ा तैयार किया जाता है। तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए बेतकान काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अहम फलाही स्कीमात के जरिए मुश्किल घड़ी में इन बुनकरों को काफी फायदा हुआ। हुकूमत की स्कीमात के जरिए खाम माल की खरीदारी के सिलसिले में बुनकरों को सब्सिडी फराहम की जा रही है। साथ ही कर्ज की सहूलत भी इन बुनकरों को दी जा रही है। हुकूमत ऑनलाइन मार्केट की सहूलत के लिए ई गोलकुंडा शॉपिंग पोर्टल की सहूलत भी उनको फराहम कर रही है। बुनकरों के कौमी दिन के मौके पर हुकूमत ने उन बुनकरों के लिए बीमा की सहूलत फराहम की है, जिसके जरिए
अहल बुनकरों का अहाता किया जा रहा है। उनको 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव के बुनकरी के शोबे के बारे में फिक्रमंद हैं। वो इस शोबे की तरक्की के लिए पाबंदे अहद हैं। ఈ రోజు 75 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఈ తరుణంలో భారత ప్రభుత్వం జిఎస్టి విధించి మొట్టమొదటిసారిగా చేనేత ఉత్పత్తుల మీద జిఎస్టి విధించడం అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆశనిపాతం, మరొక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది చేనేత కొన ఊపిరి మీద ఉన్న చేనేత పరిశ్రమకి ఇది ఒక రకంగా మరణ శాసనం రాసినట్టే. కాబట్టి మీ అందరి తరపున, మనందరి తరపున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, మొత్తం భారతదేశంలోని చేనేత కళాకారులందరి తరపున కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ నిర్ణయం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మంచి నిర్ణయం కాదు. మీరు వెంటనే చేనేత ఉత్పత్తుల మీద ఉన్న జిఎస్టిని రద్దు చేయాలని చెప్పి మీ అందరి ఆమోదంతో వారికి వినబడే విధంగా దయచేసి అందరం కూడా గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో వారికి వినబడే విధంగా చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు చేనేత దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరికి కూడా తెలిసి ఇప్పటిదాకా గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు రమణ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు సుధారాణి గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ కూడా చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు బీమా ఇచ్చి ఎట్లా అయితే లక్షలాది మంది రైతులను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నదో అదే పద్ధతుల్లో ఈ రోజు మరి 80,000 పైచీలకు ఉన్న చేనేత మరియు మరణిత కార్మికుల కోసం వారికి వారి కుటుంబాల్లో ధీమా నింపడం కోసం ఈ బీమా కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ రోజు నేతన్నకు బీమా కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. అది కూడా ఏదో ఆషామాషిగా కాకుండా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, వారి అధికారులందరూ కూడా అక్కడ వచ్చున్నారు. వారికి ఇప్పుడే చెక్ అందించడం జరిగింది మీ అందరి సమక్షంలో. వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ చేనేతలు భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకలు, భారతీయ కళలకే ఒక వైభవమైన కళాఖండాలు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ కావచ్చు, గద్వాల్ కాటన్. हुकूमत तेलंगाना ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान करते हुए पहले मरहले में 4 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी थी। आज सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तजा रजवी ने रियासत के 8 अजला राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, कामारेड्डी, जनगांव, आसिफाबाद, विखाराबाद, खम्मम और प्रोफेसर जयशंकर भूपालपल्ली में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करने को मंजूरी देते हुए वाजे किया कि हर मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी और हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक दवाखाना भी कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम दरकार सहूलतें फराहम की जाएंगी। हुकूमत नए 8 कॉलेजेस के तामीरी कामों के लिए 1479 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये इमारतें महकमे इमारत व शवारे की तरफ से तामीर की जाएंगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज IIIT बासरा का दौरा करते हुए वहां पर तुलबा से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता करने के बाद तुलबा से उनके दरपेश मसाइल पर बातचीत की। तुलबा ने उन्हें नाकिस ग़िज़ा फराहम करने के अलावा वॉशरूम्स में पानी की कमी से मुतालिक शिकायत करते हुए असरी लाइब्रेरी कायम करने और प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात पर अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बादशाह गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इंचार्ज वाइस चांसलर IIIT वेंकटरमना से तबादला ख्याल करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो तुलबा के मसाइल को दूर करने के फौरी इक़दाम करें। Nizamabad station we are getting down and we are proceeding to Basara, IIIT. The IIIT students came and gave representations to me, and before that past 2 months I am seeing their agitations and struggle. So now I am going there as a mother of more than 8,000 students are studying there and they are fighting for some basic facilities.
I will go there, interact with them, and I will see the facilities, and I will see that the problems are solved in time-bound manner. I am going as a general person, as a mother, seeing their representation, so I thought I had to go. So because directly from Delhi I am coming, I attended the Azadi Ka Amrit Mahotsav meeting with all the chief ministers, governors, member of parliaments and representatives, and the meeting was headed by our honorable Prime Minister and presided by our honorable Home Minister. We had a very healthy discussion how to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga. Every house, the nation flag should be hoisted, and directly from the airport, air station, I went to proceeding to railway station, and my visit definitely will help the students. तेलंगाना कांग्रेस के साबिक तर्जुमान डॉक्टर दासारू श्रावण ने आज नई दिल्ली में तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग की मौजूदगी में जाफरानी जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के लक्ष्मण के साथ साथ रियासती बीजेपी के कायदीन मुरलीधर राव, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। तरुण चुग ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के सीनियर 3 लीडर ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। चंद दिनों में उनके हामी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि श्रावण वजीर आजम मोदी के कामों और उनकी सरगर्मियों से काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि श्रावण रियासत की बहबूद के लिए काम करेंगे। बीजेपी लीडर मुरलीधर राव ने कहा कि यह खुशी की बात है कि तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले श्रावण ने जाफरानी जमात में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि श्रावण की शमूलियत के बाद तेलंगाना में बीजेपी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा यादगिरी जिला भुवनगिरी में निकालते हुए आवाम से उन्होंने मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए आवाम को यौम हैंडलूम की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत बुनकरों के मसाइल को हल करने में संजीदा है, जबकि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव बुनकरों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने बताया कि टीआरएस और कांग्रेस आने वाले असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी की सुनामी में बह जाएंगे। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को मुनुगुड़ में जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर शिरकत करेंगे। तेलंगाना के रियासती वजीर रवली दयाकर राव के भाई ई प्रदीप राव ने वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में वो वरंगल ईस्ट से मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद वो एमएलसी के ओहदे के मुंतजिर थे, ताहम पार्टी ने उन्हें ये भी मौका फराहम नहीं किया। तब से वो नाराज थे। आज उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ देने का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए गए सब इंस्पेक्टर के सिविल और इक्विवेलेंट पोस्ट के ओहदे के लिए आज इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। ये नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में जारी किया गया था। जुमला 2,47,217 उम्मीदवारों ने इसके लिए अप्लाई किया था। टोटल 554 इसमें पोस्ट है। आज रियासत के 503 मराकिज पर यह इम्तिहान मुनक्किद किया गया था, जबकि हैदराबाद के अलावा 35 शहरों में ये सेंटर्स वाक़ हैं। इस इम्तिहान में 2,25,759 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। आज मुख्तलिफ मनाजिर इन इम्तिहानात के वक्त नज़र आए। इम्तिहानात में कई मकामात पर जो उम्मीदवार हैं उन्हें जूते उतारने के लिए कहा गया और कुछ मकामात पे उम्मीदवारों को अपने मरकज में दौड़कर भागते हुए अपने एग्जाम हॉल में पहुंचते हुए देखा गया। एक कुकटपल्ली के एक मरकज में एक उम्मीदवार गलत सेंटर पर पहुंच गया था। उसे सही सेंटर पर पहुंचाने के लिए पुलिस ने बाज़ाब्ता एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी पर उस उम्मीदवार को उसके सही सेंटर तक पहुंचाया।
ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు నువ్వు? सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान तहरीर करने के बाद वापस होने वाला एक नौजवान सड़क हादसे में हलाक हो गया। दुंडीगल मर्री लक्ष्मा रेड्डी कॉलेज में आंजनेलू नामी नौजवान ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान लिखा और वो मोटरसाइकिल पर घर वापस हो रहा था कि शाहपुर नगर जाने वाली सड़क पर तेज रफ्तार टैंकर ने उसकी बाइक को अगबी सिम से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से नौजवान तवाजुन खोकर नीचे गिर पड़ा और लॉरी उसके सर के ऊपर से चली गई। हादसे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हुआ कि आज ही महलूक नौजवान के भाई की शादी थी और वो इम्तिहान लिखने के लिए निजामाबाद से हैदराबाद आया हुआ था। दूल्हे के भाई की मौत से दूल्हा और दुल्हन दोनों के खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। शहर के इलाके एसी गार्ड्स में एक बेरहम शख्स ने अपनी छोटी बेटी की इस बेदर्दी से पिटाई कर दी कि वो मौत-ओ-ज़ैस्त की कशमकश में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक एसी गार्ड्स के रहने वाले बासित अली और सरा ने साल 2015 में लव मैरिज की थी। इस जोड़े को 4 लड़कियां हैं। पेशे से ऑटो ड्राइवर बासित कल काम पर जा रहा था कि उसकी तीसरी बेटी 3 साल सकीना रो रही थी, जिस पर उसने उसे बुरी तरह से पीटा, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक बासित ने स्टील के बड़े चमचे से भी लड़की को जदोकुब किया। मारों की ताब न लाकर लड़की बेसुध हो गई। उसे इलाज के लिए पहले नीलोफर, वहां से उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मेरी वाइफ से पूछ के करता हूँ। क्या बात है? वाइफ से पूछ के मारे? वाइफ से पूछता क्या? वाइफ से पूछता गुल्ले वाइफ से पूछता वाइफ से पूछता मेरी वाइफ मेरे को मालूम है कि ना बोल रहा हूँ मैं मेरे को मार दो परवाह नहीं है। अगर मुंह बंद कर मुंह बंद कर तेरी अम्मा की मुंह बंद कर मुंह बंद कर मुंह बंद कर चिल्ला के बच्चे मुंह बंद कर ले रहे ना खामोश ले ले खामोश ले ले बोला जाके बोलो क्या हुआ? बोलो तुम इधर बोलो, न्यूज चैनल वाले खड़े हुए बोलो। सना को बुला दो इधर देखो बोलो आप क्या हुआ? हाथ हटाओ आपका। गोलकुंडा के इलाके समता कॉलोनी में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में पड़ोसियों ने अपने दूसरे पड़ोसियों पर हॉकी स्टिक और बेसबॉल से हमला किया। इस पूरे झगड़े का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मेरा नाम सैयद नज़ीर है। मैं मिनी गुलशन कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी बहन समता कॉलोनी में रहते हैं। ये घर लेके हमला 7 महीने हुआ। कंटिन्यू 1 महीने से पार्किंग का इशू चल रहा। गाड़ियाँ घर के लाइन से लगा दे रहे घर के बाहर। हमारी बहन ये प्रॉब्लम हो रहा घर में आने जाने के वास्ते, तो वो बच्चे वर्गल लैंग्वेज से, इतनी गलीज लैंग्वेज से बहन से बात कर रहे और वो गाड़ियाँ रखने की वजह से गटर फूट गया। वो गटर में से पानी जा रहा। आगे वो अगर कल तक नहीं बना बीच तो ये घर में ला के डाल देता हूँ बोल के ये अल्फाज थे बच्चे के। बहन मेरे को फ़ोन करे भैया ऐसा गालियाँ दे रहे हो, तो मैं आके बच्चे को सिर्फ ये पूछा आप क्या बोले। वो बहन मेरी डॉक्टर है, आप ऐसी लैंग्वेज से बात करें उससे वो तो फिर मेरे को बोल रहा कि वो बीच को मैं समझाया उन्हें नहीं समझ रही। अब उसको फिर से बोल रहा हूँ ये गटर साफ करो या गाड़ियाँ रखते क्या कर लेती नहीं बोल के बोल रहा हूँ। मैं वो बच्चे से बात हो रही, थोड़ी लड़ाई हुई वो बच्चे से, बहन आई बीच में, मेरे दोस्त थे, हम लोगों को जहाँ का वहाँ कर दिया सब। मैं घर नामालूम अफराद ने तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के कोमपल्ली इलाके में एक एटीएम को निशाना बनाया। ये वारदात इतवार की सुबह की अवलीन सातों में पेश आई। कोमपल्ली रोड पर एचडीएफसी का एटीएम सेंटर है जिसको नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि 2 अफराद ने ये वारदात अंजाम दी। चोर इस एटीएम में पहुंचे जहां उन्होंने रकम निकालने वाली मशीन को नुकसान पहुंचाया और शुबा किया जाता है कि रकम के साथ ये चोर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस को बैंक के ओहदेदारों ने इतला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है ताकि चोरों का पता चलाया जा सके। बारातियों को ले जाने वाली वैन के उलट जाने के नतीजे में 18 बाराती जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के वाल्कीपुरम मंडल में उस वक्त पेश आया जब उस वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये वैन दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 18 बाराती जख्मी हो गए जिनका ताल्लुक मदनपल्ली और रामा चिरुलापल्ली देहातों से है। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मदनपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो जेर इलाज है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।